हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना हिमांशु पांडे, हिमांशु जीएस मस्ती पांडे सर में दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और तहे दिल से दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए दोस्तों एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं। और कल जैसा कि हम लोगों ने भारतीय संविधान के भाग देखे थे लेक्चर 7 में, शायद आपको बहुत ही पसंद आया और आप लोगों ने उसे बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना प्यार बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और आज हम डिस्कस करने वाले भाग 1 से लेकर भाग 4 तक के जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बनता है तो आपका भी पढ़ने में मन नहीं लगता है और फिर आप उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाकर इस वीडियो को देखने की कोशिश करने लगते हैं। तो हम लोग करेंगे क्या, छोटा वीडियो बनेगा लेकिन अच्छा वीडियो बने और हम अच्छी तरीके से समझ सकें, यही हमारे लिए काफ़ी है और आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए बेहतर है। तो चलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या कह रहा है, सबसे पहली बात देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। लिखा हुआ है भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक भारतीय संघ इसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया। सुनो बड़े ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, तो आप कहोगे अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक भारतीय संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है कि भारतीय संघ और उसके जितने भी राज्य हैं वह किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, तो मेरे मित्र आप कह देना क्या, तो मेरे मित्र आप कहोगे क्या, तो आप कहोगे सर इसका उल्लेख किसका कहाँ से लेकर कहाँ तक है, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। याद रखोगे? गुड। उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा है कि भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, यह पेपर में टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि भारत के राज्यों के संघ को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भारत के राज्यों का जो संघ होता है पूरा, मतलब हमारे यहाँ 28 राज्य हैं, तो ध्यान रखना भारत को राज्यों का जो संघ होता है उसे इंग्लिश में कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या कहा गया? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। तो ध्यान रखना, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, लोग इसको छोड़ देते, मैं आपको बता रहा हूं। भारत को राज्यों का संघ जो है उसे क्या घोषित किया गया? यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया। और ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, वह 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, वह 8 संघ शासित प्रदेश हैं। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ये आप कतई ना भूलना, बाकी आप भले भूल जाना, ये तो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है। जी हाँ दोस्तों, पोटी श्री रामुलु का नाम आपने सुना होगा, जो मैंने आपको विधिवत बताया था पिछले लेक्चर्स में। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है, तो ध्यान रखना मेरे मित्र, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। उसके बाद बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित हुआ। एक बात ध्यान रखना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और या फिर बाद में देखेंगे, मैं वादा करता हूं कि इसी से प्रश्न आएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। जैसा ही पेपर आएगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं दोस्तों। ऊपर अनुच्छेद 1 हमारा कट गया है, ठीक है, ऊपर हमारा अनुच्छेद 1 कट गया है, ठीक है, ऊपर हमारा अनुच्छेद 1 कट गया है, ठीक है, देखते हैं इसको, लेकिन मैं पढ़ दूंगा। अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि इंडिया अथवा भारत एक राज्यों का संघ है। सभी को पता है कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या कहा गया, तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया कि इंडिया अथवा भारत एक राज्यों का संघ है, यानी बहुत सारे राज्यों से मिलकर हमारा क्या बना है? भारत बना है, हमारा इंडिया बना है। ध्यान रखना, तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आर्टिकल नंबर 1 में क्या है, तो कहना इंडिया अथवा भारत एक राज्यों का संघ है। उसके बाद में अनुच्छेद नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिएगा, बहुत
बहुत इंटरेस्टिंग है अनुच्छेद नंबर 2। जी हाँ, ये कई लोग इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैं आपको आज इसको क्लियर करा दूंगा और आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बहुत बढ़िया ये आर्टिकल है, देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कह रहा है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को प्रदान किया गया। जी हाँ दोस्तों, अब देखो, अब इसमें क्या कह रहा है, बड़ा बहुत ध्यान से सुनना। और आर्टिकल नंबर 3 देखो, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल और सीमा व नाम में परिवर्तन अगर तुम का अधिकार संसद को प्राप्त है। अगर आप देखो तो अनुच्छेद 2 और 3 में कोई बहुत खास फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन देखा जाए तो जमीन आसमान का फर्क है। समझना क्या है बस समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है, आर्टिकल नंबर 2 में ये कह रहा है कि अगर भारत में किसी नए राज्य का प्रवेश करना है या फिर किसी की स्थापना करनी है तो वह अधिकार केवल और केवल किसको प्राप्त है, तो वह अधिकार केवल और केवल संसद को प्राप्त है। मेरे मित्र, एक बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर किनकी स्थापना की बात कर रहा है, किस राज्यों के प्रवेश की बात कर रहा है। तो आप सोचोगे सर इंडिया में ही कोई राज्य होगा, उसी किसी ज़मीन पर कोई एक नया राज्य बना दिया जाएगा, उसमें लोगों की बस्तियां लगा दी जाएंगी। तो नहीं, बिल्कुल गलत। ध्यान रखना, जो आर्टिकल नंबर 2 है वो इसके लिए है कि अगर कोई देश हमें, ध्यान रखना, अगर, क्योंकि हमारी सीमा से बांग्लादेश भी लगा हुआ है, पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, तो ध्यान रखना ये सारे देश अगर हमसे खुश हो गए और इन्होंने अपनी कोई ज़मीन का टुकड़ा हमको गिफ्ट में दे दिया, यानी ज़मीन हमको गिफ्ट में दे दी, जो है कहा ले जाइए आप, हम आपसे बहुत खुश हैं, और फिर उस ज़मीन पर हम एक नया राज्य बनाते हैं, तो ध्यान रखना, तो उसका प्रवेश और उसकी स्थापना का जो अधिकार होगा वो संसद को प्रदान किया गया है कि आप स्थापना इसकी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, ये भारत की ही सीमा में कोई नए राज्य का निर्माण नहीं होगा। अगर कोई हमें किसी देश जो हमारे भारत की सीमा से जो लगा हुआ है वो हमें कोई गिफ्ट करता है ज़मीन का टुकड़ा, फिर उसकी दी हुई ज़मीन पर जब हम अपना मकान बनाते हैं या फिर उस पर कोई और बस्तियां बनती हैं और फिर उसमें राज्य की स्थापना होती है, तो वह संसद को अधिकार प्राप्त है कि उसका नाम क्या रखा जाएगा, वहां पर कौन लोग रहेंगे और वहां पर कौन कौन सी बस्तियां आएंगी। ये सारा का सारा आर्टिकल नंबर 2 में सुनिश्चित किया गया। ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 2 में क्या है, अगर कोई देश हमें अपनी ज़मीन देता है और फिर उस पर हम नए राज्य की स्थापना करते हैं तो आर्टिकल 2। उसके बाद आर्टिकल 3 ये अपने भारत में है कि नए राज्य का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम में परिवर्तन। आप लगातार देख पा रहे होंगे कि योगी जी जो है, माननीय योगी जी, वो जो है नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, जिलों के नाम में परिवर्तन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया था, जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा। तो कई स्टेशनों के उन्होंने नाम भी परिवर्तन किए, कांडला बंदरगाह का भी उन्होंने नाम जो है चेंज किया था, पंडित दीनदयाल बंदरगाह रख दिया था। ठीक है, तो ये नाम में लगातार ये चेंज करते रहते हैं। तो ध्यान रखना कि नए अगर राज्यों का निर्माण होगा और राज्यों का नामकरण होगा तो ये अधिकार संसद को प्राप्त है, लेकिन अगर ये जिलों में परिवर्तन होना है तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यह अधिकार प्राप्त है कि आप विधानसभा में बिल पास करवाकर उसका नामकरण कर सकते हैं या अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, अगर नए राज्यों का निर्माण करना है भारत की सीमा के अंतर्गत ही, भारत की सीमा के अंदर ही, कोई गिफ्ट ना दे, हमें अपनी भारत की सीमा के अंदर ही निर्माण करना है, तो उसका क्षेत्रफल, उसका सीमा, उसका नाम में परिवर्तन, तो यह भी अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को। सर दोनों में अंतर क्या है? मेरे मित्र, दोनों में अंतर यह है कि यह तब आर्टिकल लागू होगा जब कोई देश हमें अपनी ज़मीन गिफ्ट करेगा, और यह तब लागू होगा जब हम अपनी ही ज़मीन पर अपना नया राज्य बनाएंगे और उसका नाम देंगे। चलिए, शायद दोनों में अंतर बेहद समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि आगे लिखा हुआ है, देखिएगा ये थोड़ा कट गया है, मैं इसको थोड़ा यहाँ से यहाँ अब आप देख पा रहे होंगे, ज़रा मैं इसको ज़रा पढ़ देता हूँ, फिर इसको फिर कर दूंगा क्योंकि थोड़ा कट जा रहा है। लिखा हुआ है, अनुच्छेद 2 तथा 3 से संबंधित प्रावधानों के तहत, देखो हमने आपको अनुच्छेद कौन सा बताया, 2 बताया और 3 बताया, तो अनुच्छेद 2 तथा 3 से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। कहा 2 और 3 को संशोधन नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 2 और 3 को कभी भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसे संसद द्वारा सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से संशोधित किया जा सकता है। आओ मैं समझाता हूँ आपको। देखो इसमें यह कह रहा है कि जो आपके आर्टिकल नंबर 1 व 2 है, जो आपका आर्टिकल नंबर 1 व 2 है, 2 और 3 है, उसमें कभी संशोधन नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपको संशोधन करना है तो आपको वहाँ उपस्थित लोगों का क्या लेना पड़ेगा, वहाँ लोगों को उपस्थित लोगों का क्या लेना पड़ेगा, बहुमत लेना पड़ेगा, फिर आप इसमें संशोधन
कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि आर्टिकल 2 और 3 में क्या संशोधन हो सकता है, तो आप कहना आर्टिकल 2 और 3 में संशोधन नहीं हो सकता है। तो कहोगे क्या इसका कोई उपचार है सर, तो आप कह देना इसका उपचार यह है कि आप जो है वहाँ लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित बहुमत से आप इसको संशोधित कर सकते हैं। अगला देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी, लेकिन पास नहीं हुआ था, 1956 में पूर्णतः हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अब देखो, एक हमने लिखा है कि 1953 में यहाँ स्थापना हुई थी, और एक जरा आप देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में पारित किया गया। देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि पारित किया गया, लेकिन देखो वहाँ पारित नहीं लिखा हुआ है, वहाँ आप देख सकते हो यहाँ पारित नहीं लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953 में की गई थी, लेकिन पारित कब हुआ था? तो आप कहना सर पारित हुआ था 1956 में। पारित कब हुआ था? 1956 में। सर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे मित्र ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष थे फजल अली। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि भारत सरकार द्वारा 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई करके गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में मिला लिया गया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, और पुर्तगालियों में भी सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, आप सभी को पता होगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है गोवा का जो क्षेत्र था उस पर कब्जा कर रखा था, बहुत दिनों से छोड़ नहीं रहे थे। तो भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों पर सैनिक कार्रवाई कर दी और कहा तुम हमारे भारत से दूर चले जाओ। आज भी वहाँ कुछ पुर्तगालियों की बस्ती हैं गोवा के पड़ोस। तो गोवा, दमन व दीव को भारत संघ में मिला लिया गया, क्योंकि शामिल नहीं हो रहे थे तो इन पर सैनिक कार्रवाई की गई, और बाद में इनको जो है बलपूर्वक गोवा, दमन और दीव को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। पूछेगा पेपर में कि बताइए पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव, ये आपसे केवल ऐसे पूछेगा कि गोवा, दमन और दीव को भारत संघ में कब मिला लिया गया? तो आप ध्यान रखना 1961 को मिला लिया गया। उसके बाद 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975, ध्यान रखना ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 36वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब हुआ था? 1975 में हुआ था। तो 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में क्या कहा गया कि भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संघ में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछता है कि सिक्किम को भारत राज्य में मिला लिया गया या फिर भारत राज्य में उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, किस संविधान संशोधन के तहत? तो आप ध्यान रखना 36वें संविधान संशोधन के तहत। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आशा और उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लगातार लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए आज के लिए एक सबसे मोटिवेशन पॉइंट, एक सबसे मोटिवेशन बात हो जाए। देखिएगा दोस्तों, ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, ये रास्ते ही ले जाएंगे मंजिल तक, तू हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह ना होने दी हो? तो ध्यान रखना, अंधेरा है तो सुबह भी होगी, इसलिए लगातार परिश्रम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और लगातार मेरा वीडियो लाइक करते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आप GS बाई हिमांशु पांडे सर से टेलीग्राम लिंक पर लिखकर ज्वाइन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे मित्र, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।